Good morning to all of you. Conic section definition: the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line is always constant is known as conic section or a conic. अभी इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और एक ये पॉइंट होता है मूविंग पॉइंट। हम इसी के अकॉर्डिंग ही जो भी डेफिनेशंस हैं हमारी, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, उनकी डेफिनेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। आपको इससे पिछले में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर SP और PM की डिस्टेंस इक्वल होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो इस P पॉइंट का जो पाथ है वो पैराबोला होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर PM डिस्टेंस आपकी ग्रेटर देन होगी SP से, मैंने आपको बताया था एसेंट्रिसिटी क्या होती है, SP अपॉन PM का जो रेशियो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, SP अपॉन PM का जो रेशियो होता है उसको हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर PM डिस्टेंस आपकी ग्रेटर देन होगी तो इसका मतलब है E की वैल्यू क्या होगी, आपकी लेस देन 1 होगी। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ये जो P देखेंगे तो वो एक इलिप्स आएगा। ऐसे ही अगर PM डिस्टेंस SP से छोटी होगी तो आप देखिएगा कि ये जो P पॉइंट है, जब आप इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप जो है इस रेशियो में आप दिखाएंगे तो ये जो P पॉइंट होगा ये आपका हाइपरबोला होगा। और सर्किल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्किल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से आप अगर उसके पाथ को लें, जो सरकमफ्रेंस है, जो सर्किल पे पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप मिलाएं तो वो हर बार उनकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब आपको पता लग गया कि E की वैल्यू अगर 1 है तो पैराबोला होगा, E की वैल्यू लेस देन 1 है तो इलिप्स होगा, E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा, E की वैल्यू अगर 0 है तो द कोनिक इज कॉल्ड अ सर्किल। ये आप याद रखिएगा, सर्किल होगा। अगर E की वैल्यू इंफिनिटी है, द कोनिक इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको इन सब कोनिक का इक्वेशन निकालना है तो आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, SP इक्वल टू EPM। इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन SP इक्वल टू EPM। मान लीजिए ये आपका PXY पॉइंट है, ये आपका H, K है, तो आप जब इसका इक्वेशन निकालेंगे तो अंडर रूट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू E। अब ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस by प्लस c है, तो ये आपका इस टाइप से, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कोनिक आएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ कोनिक आ जाएगा आपका। अब कुछ चीजें बच्चों आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं इन सब जानकारियों को उनको आए। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा चीजें तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन मैं कुछ जानकारियां जरूर दूंगा बच्चों को और देनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ कोनिक्स, कोनिक्स को पहचानना कि कोनिक कैसा है। द इक्वेशन ऑफ कोनिक्स रिप्रेजेंट बाय द जनरल इक्वेशन। ये कोनिक की आपकी जनरल इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन है कोनिक सेक्शन की। We know that the discriminant of above equation is represented by where, ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है।
जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये है आपका। अब हमें ये पता करना है कि ये कोनिक जो है किस टाइप का है, डीजेनरेटिक है या नॉन डीजेनरेटिक कोनिक है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसमें बहुत सारे केस हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है और h स्क्वायर इक्वल टू ab होता है तो ए पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है एंड ab माइनस h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab होता है तो रियल और इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है और h स्क्वायर लेस देन ab होता है तो वो पॉइंट होगा। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो जो भी आपका कोनिक होगा वो आपका डीजेनरेटिक होगा। अब अगर मान लीजिए ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं नॉन डीजेनरेटिक कोनिक। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b है, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए और आपका उसमें h जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि उसमें xy टर्म नहीं आएगा सर्किल की इक्वेशन में। तो क्या हुआ, सर्किल हुआ। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर इक्वल टू ab है तो वो पैराबोला होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और h स्क्वायर लेस देन ab है तो इलिप्स होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला होगा। अब हाइपरबोला को भी थोड़ा स्पेसिफाई किया गया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है एंड a प्लस b इक्वल टू 0 है तो ऐसे हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन में ये कंडीशन आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि एक कोनिक की आपको खूब लंबी सी इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए ये क्या है। तो अगर आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी तभी तो आप बता पाएंगे कि वो इलिप्स है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो आपका डीजेनरेटिक कोनिक है या वो आपका नॉन डीजेनरेटिक कोनिक है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए इसको बताना उचित समझा, मैंने कहा बच्चों को आना चाहिए ये चीज। अब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं सर्किल। A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point। आप देख रहे हैं कि ये सेंटर है, ये फिक्स पॉइंट है और ये क्या है, आपका सरकमफ्रेंस है या सर्किल पर पॉइंट्स का एक पाथ है। तो आप देख रहे हैं कि OP1, OP2, OP3 ये क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आपका पाथ है इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट, ये जो पॉइंट है इससे हमेशा इसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होगी, एक कांस्टेंट होगी, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। इस O को हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब हो सकता हो ये आपका ओरिजिन जो हो, ये आपका सेंटर आपका ओरिजिन हो सकता हो वो आपका h, k हो, कोई और सेंटर हो। तो अगर आपसे कोई सर्किल की इक्वेशन पूछता है तो आपको पता है कि अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरा रेडियस आएगा। तो मैंने क्या काम किया, अब मैं आपको इक्वेशन की जनरल फॉर्म समझा रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर h, k एंड रेडियस a, ये आपका रेडियस a है, ये सेंटर O है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। यही आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक आपका जनरल फॉर्म आ जाएगा सर्किल का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि h 0 होना चाहिए, यहाँ पर x y का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, x y का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है और x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ रहे हैं। देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये इंपॉर्टेंट चीजें सर्किल के लिए ध्यान रखना। अब इसका रेडियस क्या होगा, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब आप इसमें भी तीन कंडीशन बन जाएंगी। अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रियल सर्किल होगा।
अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 तो पॉइंट सर्किल होगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो इसका मतलब इमेजिनरी सर्किल होगा, वर्चुअल सर्किल होगा। सेंटर इसका माइनस जी माइनस एफ होगा। ये सब जानकारियां आपको होनी चाहिए। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन मैंने सोचा है बच्चों को बताऊंगा मैं। एक डायमीटर है, तो अगर आपसे कोई पूछे आपको डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 हैं, और आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालो, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने इसलिए आपको समझा दिया। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एक्सिस बाय अ सर्किल, अगर कोई सर्किल इस टाइप से x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये आपका वो हो रहा है, कट हो रहा है, AB इंटरसेप्ट लाई ऑन x एक्सिस एंड CD इंटरसेप्ट लाई ऑन y एक्सिस। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको पता ही है इक्वेशन की जो आपकी जनरल फॉर्म है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। अब अगर कोई आपसे कहता है कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे, मान लीजिए कि x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा इंटरसेप्ट, वही मैंने लिखा है। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, x एक्सिस पर होगा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो आप इसका फार्मूला याद रख लीजिए बच्चों, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ऐसे ही अगर आपसे CD इंटरसेप्ट पूछा जाएगा जो लाई ऑन y एक्सिस है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तो आप याद कर लीजिए। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए कोई सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि c इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये सर्किल आपका y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है y एक्सिस पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर c इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इस चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। थैंक यू।